अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। नून लीग ने एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और इंतखाबी मुहिम की क़यादत का इंदिया दे दिया है, लेकिन इस बाबत कोई हतमी तारीख नहीं दी गई है। नून लीग का नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में पुरअतमाद होना ये वाज़े करता है कि उन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने की जमानत दी जा रही है, जिसकी एक मिसाल एहतसाब अदालतों से शरीफ खानदान के केसेस का एक एक करके खत्म होना है। साथ ही सानह 9 मई के मुहासबे के नाम पर चेयरमैन PTI पर गिरफ्त की ख्वाहिश भी अब दबे लफ्जों में दोहराई जा रही है, जिसमें गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब के 164 के तहत बयान के बाद पुरजोर इजाफा भी देखने में आ रहा है। नून लीग वही सब कुछ चेयरमैन PTI के साथ देखना चाहती है जो कुछ उनके साथ 2018 में हुआ, और इसीलिए एक जानिब PTI से मुनहरिफ अराकीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस की सूरत में अलग होते हुए नजर भी आ रहे हैं। दूसरी जानिब PTI क़यादत और कारकुनान पर मुकदमात की गिरफ्त भी आहिस्ता आहिस्ता सख्त होती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान में निगरान सेटअप पर नाम सामने आने के बजाय ये तजवीज सामने आई है कि अब की बार निगरान वजीर आजम के लिए सियासतदान का नाम चुना जाएगा। लेकिन अगर निगरान सेटअप के लिए सियासतदान का ही नाम चुनने की नौबत आ गई है तो फिर गैर जानिबदार सेटअप का मकसद फौत नहीं हो जाता। हमसाया मुल्क भारत समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में निगरान सेटअप का कोई वजूद सिरे से मौजूद ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे पर एतमाद के बजाय निगरान सेटअप की बेसाखियों पर आज भी खड़ी नजर आती हैं, और तकरीबन तमाम हुकूमतें हमेशा से मुतादिद मसाइल में हमा वक्त उलझी रहती हैं, जिनमें सियासी, माशी और आईनी मसाइल सर फहरिस्त होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF से डील साइल करने के बाद भी माशी बहरान से अभी निकला ही था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अफरीत फिर से सर उठाना शुरू हो गया है, और काबुल की तालिबान हुकूमत TTP के बारे में पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में ताउन करती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर इंतखाबात के लिए आखिर हालात साजगार कैसे हो सकेंगे? इस पूरे सिनेरियो में कई सवालात उठते हैं जो कि हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, मुकदमात की गिरफ्त नून लीग पर नरम और PTI पर सख्त क्या इंतखाबी नताइज का पेशखमा साबित होगी? दूसरा सवाल, गैर मुंतखब निगरान सेटअप या फिर मुंतखब असेंबलियां और जवाबदेह हुकूमत, शफाफ इंतखाबात के लिए आखिर बेहतर ऑप्शन कौन सा है? और तीसरा सवाल, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात का इंतखाबात के हवाले से क्या हालात हम साजगार होते हुए देख रहे हैं? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब हम आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, और प्रोग्राम के में जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ मौजूद होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। कायरा साहब, पहले सर बहुत शुक्रिया, पहली मरतबा आज हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं और आपने हमें वक्त दिया है। सर, बहुत से इशूज हैं जिन पर आपका कमेंट चाहिए, लेकिन सबसे पहले कल की जो एक बड़ी डेवलपमेंट थी साइफर के हवाले से, हमने देखा विद इन 24 आवर्स FIA के हवाले से पेशरफ्त हुई कि जी जो स्टे ऑर्डर था वो भी खत्म हो गया। फिर अगले 24 घंटों में आजम खान साहब का स्टेटमेंट आया और FIA ने नोटिस भी जारी कर दिया। सर, ये प्रोएक्टिव जो बिहेवियर था गवर्नमेंट की तरफ से और इदारों की तरफ से, ये पहले नजर नहीं आ रहा था कई माह से, लेकिन अब एकदम इसमें तेजी आई है, इसकी क्या वजह है सर? इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि अदालत से स्टे हुए काफी हफ्ते गुजर गए थे और बिल आखिर उससे खत्म होना था और वो खत्म हुआ। अब वो किसी अपने कंक्लूजन की तरफ केस जाएगा, ये भी उसका पहलू है। और आजम खान साहब का बयान मेरे लिए तो कोई अचंभा नहीं था, मेरे लिए कोई खबर नहीं थी, इसलिए कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये सब कुछ झूठ का बयानिया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने, वज़ारत खारजा ने, एक्सपर्ट्स ने, हमारे दिफाई इदारों ने, जिन पे इल्जामात लगे थे उन्होंने, सब ने कहा, और अमेरिका ने, कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई धमकी नहीं है, किसी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। और ये खत भी पाकिस्तान के एक सफारतकार का अपनी एक मुलाकात के बारे में उन्होंने अपने वज़ारत खारजा को अपनी राय भेजी थी। उसके बाद खान साहब ने कुछ अरसा ये बयानियां चलाने के बाद उस पर तब्दीली भी की कि नहीं, मेरे खिलाफ अमेरिका से साजिश नहीं हुई, अंदर से हुई है। सर, वो आर्मी चीफ पर आ गए, फिर आर्मी चीफ से वो निगरान CM पर आ गए, उन्होंने काफी स्टेप्स। ये कोई अचंभे वाली सना मेरे लिए खबर नहीं थी, मेरे तो पहले ही उस पर बाद में हमें क्लियर था। मीडिया के लिए मेरे लिए खबर जरूर थी कि चला तो इसमें कोई बात आ गई। सर, लेकिन कुछ लोगों की ये भी राय है, अगर मैं बीइंग डेविल्स एडवोकेट आपसे पूछना चाहूं, कि लोग कह रहे हैं, वैसे तो ये कुछ माजी में नून लीग के साथ भी हो चुका है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी नून लीग के जो केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके नरम होते जा रहे हैं।
शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो रेफरेंस है वो भी खत्म हो गया। कुछ अरसे पहले, कुछ हफ्ते पहले नवाज शरीफ साहब का जो प्लॉट अलॉटमेंट केस था उसमें भी उनको बरी कर दिया, उनकी इश्तिहारी होना भी खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि जी पीटीआई के साथ टफ टाइम हो रहा है और नून लीग के साथ सॉफ्टली डील किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अब तारीख अपने आप को दोहरा रही है? अगर तो आपका तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है तो ये अफसोसनाक, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी ये रवैया मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर मियां नवाज शरीफ के साथ माजी में ज्यादती हुई तो उस ज्यादती का अजाला होना चाहिए। इस बात का दाई में आज भी हूँ। और किसी और के साथ इस बुनियाद पे कि वो हुकूमत के साथ नहीं है, ये किसी खास मकसद से उसको टारगेट किया जाए, ये मुनासिब नहीं। हाँ, अगर किसी के एक्ट्स जो हैं वो कानून के जुमरे में आते हैं, उसके इक़दामात, तो वो कौन भी है, उसके खिलाफ बहरहाल कानून को मूव करना चाहिए। और खान साहब के खिलाफ जो आप फरमा रही हैं, उनके खिलाफ तोशाखाना हो या इस तरह के दीगर केसेस हो, या ये जो 9 मई के केसेस हैं, इसमें भी अदालतों ने भी उनको स्टे दिया और हुकूमत की तरफ से भी कोई हेस्ट नहीं था, बल्कि उसके अपने मंतकी तरीके से जिस तरह चीजों को चलना चाहिए, ताकि ये महसूस ना हो कि जी गवर्नमेंट कोई फौरी तौर पे अमल दरामद चाहती है। और आज अदालतें मुकम्मल तौर पे आज़ाद, बल्कि खान साहब के लिए तो बहुत आज़ाद है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई फौरी तौर पे स्टे भी हो सकती है। या सर आपकी राय है, वैसे कथा कलामी की माजरत, लेकिन आपकी राय है कि अदालतें आज़ाद हैं और मुकम्मल आज़ाद हैं? इस पे एक सवालिया निशान रहे हैं, लेकिन मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करता जी। लेकिन खान साहब के लिए तो बहरहाल आज़ादी बहुत सारी नजर आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये थ्योरी भी इस वक्त इस्लामाबाद में है कि जी एक जमात को माइनस करके इंतखाबात में उतरा जाएगा। ऑब्वियसली पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरदारी साहब पिछले पूरे अरसे में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब से बातचीत करते रहे हैं, निगरान सेटअप पर भी मैं आती हूँ, लेकिन क्या ऐसा कोई आइडिया इस वक्त फ्लोट किया हुआ है हुकूमत के अंदर कि जी एक जमात को निकाल के इलेक्शन में जाना है? क्या वाकई पीटीआई को आप एक थ्रेट समझते हैं इलेक्शन के हवाले से? पहली गुजारिश तो ये है जी कि ऐसा कोई आइडिया डिस्कशन में तो है नहीं, ये स्पेकुलेशंस में है। ये जो सीना गजट है इसमें है, या अदरवाइज महाफिल के अंदर एक मुबाहिसा है। इसमें कोई हमारे लेवल पे कोई डिस्कशन नहीं है किसी जगह पे, या किसी जगह पे है तो कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। और दूसरी गुजारिश ये है कि जमातों पे पाबंदी लगा के जमातें रुका नहीं किया कर। पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगी तो क्या पीपल्स पार्टी रुक गई? एएनपी पे पाबंदी लगी तो क्या एएनपी रुक गई? एमकेएम पे पाबंदी लगी तो क्या एमकेएम रुक गई? तो इस तरह जमातों को आप मंजर से हटा नहीं सकते। उनको अवाम ही हटाए तो हटाए, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। और ये बात दुरुस्त है कि खान साहब के अपने इक़दामात, उनके फैसलों और उनके फैसलों के नताइज की सूरत में अब उनके फॉलोअर्स को भी ये समझ आनी शुरू हो गई, जिनको कहा जा रहा था कि ये कल्ट फीलिंग का शिकार हो गए हैं। अब लोगों को ये भी एहसास होना शुरू हो गया है कि उनके लीडर ने क्या किया, क्या क्या गलतियां की, उनकी मोहब्बत में या किसी और तरफ की नफरत में, जो बिल्कुल लॉजिक को छोड़ बैठे थे, मंतक को। अब लोग वक्त गुजरने के साथ साथ उस बात को भी सोच रहे हैं कि ये जो बातें सामने आ रही है, ये भी तो बहरहाल एक बहुत बड़ी सदाकत है ना कि लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन सर जैसे आपने बहुत सारे फैक्टर और भी थे, लेकिन जो वोट दिया गया वो वोट इस बुनियाद पे आया कि लोग वाकई हालात को तब्दील करना चाहते थे। लेकिन जो नारे थे खान साहब उसके बिल्कुल मुतसादम चले। जिनको वो चोर कहते थे उनको साथ मिला लिया, जो उनके साथ मिलता गया उसके गुनाह धुलते गए, और फिर खुद वो एक रोशन ख्याली की अलामत बन के चले और उन्होंने पोज किया कि मैं तो बड़ा रोशन ख्याल और जमहूरियत पसंद और वेस्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन जादू टूने पे काम चलाना शुरू किया। तो उनके साथियों को भी आस्ता आस्ता ये रियलिटी जो है ये समझ आनी शुरू हुई है कि इदारों से तसादम हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, खारजा ताल्लुकात हो, इन सबको स्टेक पे लगाने के बाद खान साहब पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे थे
یہ بھی لوگوں کو ججمنٹ کرنے کا موقع ملا. بالکل ٹھیک. اچھا لیکن سر جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا کہ بہت سے لوگوں کی معاونت ان کو رہی, خود ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی اب سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے آگے چل کر یا پھر نہیں. لیکن سر آپ نے خود جیسے کہا کہ ماضی میں ایک جماعتیں ختم نہیں ہو سکی, اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو وقتی طور پر کیسز میں الجھا کر ہٹا بھی دیا جاتا ہے منظر سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی بھی اسٹیگننٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر ابھی بھی نکلے گا؟ کچھ نہ کچھ تو ووٹ بینک ہوگا نا, تبھی تو ان کی جماعت کو توڑا جا رہا ہے ٹکڑوں میں. کبھی پنجاب میں ایک جماعت بن رہی ہے, کبھی کے پی کے میں الگ گروپ بن رہا ہے. ماضی میں 9 مئی کی مثال کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے کھاتے میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کسی نہ کسی حد تک ریزرو رہے گا؟ دیکھیے ماضی آپ نے خود ہی کر دیا کہ ماضی کی کوئی مماثلت 9 مئی کی نہیں ہے, اس لیے اس کے ساتھ کوئی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. جماعت کو پابندی کرنے سے ایک بات تو بہرحال طے ہے, پاکستان کے اندر جو افراد ہیں الیکٹیبل جن کو کہا جاتا ہے, وہ قبیلوں کے نمائندے ہوں, وہ دولت مند لوگ ہوں, وہ مسلسل اقتدار میں رہے ہوئے لوگوں کو بلائز کیا ہوا, اپنے انہوں نے ڈیپ روٹس تک اپنے اختیارات کو یا اپنی جو ان کی ایکسیس ہے وہ بنائی ہوئی ہے. اب اس کو تو آپ مائنس نہیں کر سکتے. خاص پرسنٹیج وہ ووٹ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ لوگ ان حلقوں سے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ہے, یہ بات نہیں ہے کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے, لیکن اگر ان کے وہ الیکٹیبل جو ان کے ساتھ گئے تھے اور ان کا ووٹ پلس ہونے کے بعد وہ جیت گئے, اگر پی ٹی آئی ایسی صورتحال میں جب لوگوں کو ریئلائزیشن بھی ہے اور وہ نئے لوگوں کو ینگسٹرز کو ٹکٹ دیتے ہیں تو ان کے لیے اپنا ووٹ بینک سارا وہ مینٹین نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ان کا اپنا ووٹ بینک سارا نہیں ہے. وہاں کچھ قبیلوں کا, کچھ افراد کا, کچھ نوٹیبلز کا, کچھ الیکٹیبلز کا, ان کا بھی ووٹ بینک ہے. اور دوسرا پھر خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کے اثرات بھی ہے. یس, یہ نہیں ہے کہ ان کے سارے ووٹر ختم ہو گئے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آج بھی لوگوں کی وہی محبت ہے. بالکل ٹھیک, یعنی کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا. سر اب تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اگر ہم الیکشن کے حوالے سے بھی آپ کا کامنٹ لے لیں. سر ایک تو یہ کہ پچھلے کافی دنوں سے ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی نگراں سیٹ اپ آئے گا, ایک تو یہ کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی چیز عوام کے سامنے نہیں آ سکی ہے کہ آخر یہ سیٹ اپ کس طرح کا ہوگا, بیوروکریٹک ہوگا یا اس میں سیاستدان کو چنا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ تاریخ کے حوالے سے ابھی تک ایک ڈاؤٹ موجود ہے کہ جی 12 اگست سے پہلے جائیں گے یا 12 اگست کے بعد جائیں گے. وہ جو 30 دن کا ڈفرنس اس میں ایڈ ہوگا اگر ہم 12 سے پہلے کرتے ہیں, یہ ابھی تک اس پہ ڈیسیجن کیوں نہیں ہو سکے ہیں سر؟ ہو جائیں گے جب وقت آئے گا. اس میں کیا ہے, اسی اتاولا پن کیا, جلدی کیا ہے؟ آپ کو جلدی, ہمیں تو کوئی نہیں ہے. جب اس کا وقت آئے گا فیصلہ ہو جائے گا. یعنی سر اس کا مطلب سمجھا جائے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا؟ نہیں, ابھی کوئی فیصلہ ہے نہیں جو اناؤنس کیا جائے, لیکن یہ کوئی خبر بھی نہیں ہے. لیکن 8 کو اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا 10 کو ٹوٹ جائے گی یا 12 کی رات کو اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی, وہ یہی ہوگا نا کہ 30 دن کے لیے نگران حکومت کی مدت, وہ تو ہونا تو بیٹھے ہوئے نگران حکومت میں ہے. اور اگر الیکشن کمیشن کو اور ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 30 ڈیز 90 ڈیز چاہیے تو بھی آئین کے مطابق درست ہے. تو میرے لیے تو اس میں بھی کوئی بڑا اچھا, لیکن سر بینگ اے اسٹوڈنٹ اگر آپ سے سوال کروں, دیکھیں ابھی کنفیوژن ایک موجود ہے. جیسے آپ نے کہا فیصلہ ہو جائے گا, لیکن ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی 12 اگست کو ہوتا ہے تب بھی ہم الیکشن میں چلے جائیں گے, 12 سے پہلے ہوتا ہے تب بھی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. پھر یہ کہ نئی مردم شماری پہ ہوتا ہے تو ہمیں 4 مہینے چاہیے, پرانی پہ ہوتا ہے تو ہم چلے جائیں گے. یعنی ان کی طرف سے بھی بحیثیت انسٹیٹیوشن کوئی کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی ہے. ان کی طرف سے کلیئرٹی ہو نہیں سکتی جی, یہ ان کا کام نہیں. ان کو ایک آپ نے مدت دینی ہے. اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے گئیں تو 60 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے, اور اس سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کا ایک قانونی اختیار ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس. اگر وہ اختیار کر لیتے ہیں استعمال, اور صوبائی چیف منسٹرز کے پاس, اور وہ اختیار استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ قبل از وقت اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں, کہ یہ بھی فیصلہ ہونا کیا وہ ایک ہی دن اسمبلیاں ڈیزالو ہوں, کیونکہ ایک ہی دن آگے الیکشن بھی ہونا ہے. تو یہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن اس فیصلے کا آئینی طور پہ پابند ہے. لہٰذا وہ اپنے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 90 دن میں بھی تیار ہیں اور 60 دن میں بھی تیار ہیں, وہ اپنی ٹھیک پوزیشن لے رہے ہیں. جہاں تک تعلق مردم شماری کا ہے, الیکشن کمیشن کا کام مردم شماری کرانا نہیں ہے. اگر نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جاتی, وہ وقت پہ طے ہو جاتا, تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت اس کو کہا جاتا, وہ حلقہ بندی کر لیتے. اب ٹائم تھوڑا ہے تو الیکشن کمیشن نے پرانی
मरदम शुमारी पे अपनी हल्का बंदियां जो थी पुरानी उन पे अपना काम शुरू कर रखा है, वो तैयारी कर रहे हैं और उनकी तरफ से यही खबर आई है कि वो तैयार है। अगर कुछ जमातों की तरफ से ये सवाल उठ जाता जिस तरह हमने उठाया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं, और अगर कोई सवाल ऐसा उठता है कि जी नई मरदम शुमारी अगर अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई हो जाती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूव हो जाती है, तो फिर शायद की बात है ना कि क्यास के घोड़े दौड़ रहे हैं। इसमें लेकिन रिजर्वेशंस तो है ना, एमक्यूएम की भी रही हैं, पीपल्स पार्टी की भी रही है, नई मर्दमशुमारी के हवाले से तो तहफुजात रखे थे, तो आपको अभी भी लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि नई मर्दमशुमारी को कंसिडर किया जाएगा? मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल कैसा मुमकिन है, लेकिन अगर फर्ज करें अब ये क्यास है कि मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव कर देती है और उसके बाद किसी सूबे की, आमतौर पर बलोचिस्तान का जिक्र किया जाता है कि बलोचिस्तान की कुछ सीटें कौमी असम्बली में उनका इजाफा हो सकता है, तो वो अगर ये मुतालबा कर देते हैं, वहाँ की सारी जमातें मुतालबा कर देती हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया जाए कि वो नई हल्का बंदियां जो है वो करे, तो फिर वो जो रेलेवेंट फोरम है वो कोर्ट हो सकती है या कोई और, उस पे ये एक व्यू है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये व्यू भी बड़ा स्ट्रांग है कि जो मर्जी हो जाए, जो आइन के अंदर इस वक्त दर्ज है सीटों की तादाद सूबों की, उसमें तब्दील करने के लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए, तो आईनी तरमीम के लिए तो असेंबली नहीं है, वो मुतल्लका तादाद नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? और आइन में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम भी नहीं हो सकती। तो ये बड़ा टेढ़ा सा सवाल है कि क्या नई मर्दमशुमारी, नई मर्दमशुमारी पे इतराजात है, पुरानी मर्दमशुमारी को भी हम मुस्तरद कर चुके थे, लेकिन ये अगर नेसेसिटी आ जाती है, जबर आ जाता है, तो आप चॉइस के तहत नहीं, हालात के जबर के तहत पुरानी मर्दमशुमारी को चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि बहालत मजबूरी कुछ फैसले करने पड़ते हैं और पुरानी मर्दमशुमारी भी चूज करना उसी में से एक है। सर, नून लीग की तरफ से कुछ लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि जी हमें अगले इलेक्शन में उतरने से पहले परवेज खटक साहब का जिस तरह ग्रुप है उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए या उस पर बात होनी चाहिए, यानी दबे लफ्जों में सेकंड टियर के अंदर उनकी ये राय मौजूद है जो कि उन्होंने टेलीविजन पर भी कोट कर दी है। सर, अभी भी पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है कि क्या वो समझती है कि अकेले ही सोलो फ्लाइट ही लेनी है या फिर कहीं सीट एडजस्टमेंट या फिर कोई अलायंस बनाने की कोशिश की जाएगी अगले इलेक्शन में जाने से पहले? सर, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ, ये मेरी जमात का फैसला है और जमात जब मुतल्लिका फोरम पे बैठ के ये फैसला करेगी तो फिर इस पे कोई कमेंट कर सकूंगा। अभी तो आपके पास हेर से है और मेरे पास कोई खबर नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्ट सवाल वो ये कि इंतखाबात के हवाले से बहुत से लोगों की ये भी राय है पीपल्स पार्टी से कि जो कैंडिडेट सामने आएंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। आपको लगता है कि सर पंजाब जो मेन स्टेक है जहां से डिसीजंस होते हैं कि रियासत की कुर्सी पे किसने बैठना है, वहां पर पीपल्स पार्टी उतनी स्ट्रांग फुटिंग पे आपको नजर आती है या यहाँ काम करने की जरूरत है अभी मजीद? इसके दो पहलू, पहली बात तो यह है कि काम करने की जरूरत है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि लोगों को, सारी जमातों को उन्होंने असेस कर लिया है, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, PTI, सब जमातें हुकूमत में रही हैं। लोगों के पास एक फेयर जजमेंट आ गई है कि किसी भी जमात के खिलाफ माजी में भी जो एक प्रोपेगेंडा होता रहा उसमें कितनी सदाकत है और कौन सी जमात अवाम के, मजदूरों के, किसानों के, खवातीन के, इनके हकूक के लिए, सूतों के लिए, शनाख्तों के लिए, तो कौन सी जमात है जिसके बारे में फक्र है, तो लोग ज्यादा बेहतर जज कर सकेंगे। तवक्को करनी चाहिए, हम भी इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस को लेके लोगों के पास जाएंगे और नफरत को लेके नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है सना कि हर जमात जब इलेक्शन में जाती है तो इस तवक्को और उम्मीद के साथ जाती है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इतना अच्छा है कि लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, हम अक्सरियत में आएंगे और हमारी क़यादत जो है वो इस मुल्क की क़यादत संभाल के हम हुकूमत बनाएंगे और अपनी हुकूमत बना के हम लोगों की खिदमत करने की पोजीशन में आएंगे। अगर ऐसे ना हुआ तो हम इत्तेहाद बना लेंगे। तो ये ख्वाहिश तो हर जमात की है। पीपल्स पार्टी सोचेगी कि बिलावल साहब आ जाएं, मुस्लिम लीग सोचेगी कि मियाँ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात सोचेगी कि उनकी क़यादत आ जाए, बाकी जमातें भी। ये नेचुरल है कि हर जमात ये ख्वाहिश रखती है, कोशिश करती है, और इसी का नाम ही डेमोक्रेसी है या जमहूरियत है कि आप कोशिश करते हैं कि हमारी क़यादत जीते, हमारी जमात जीते, हमारा मैनिफेस्टो जीते, हम हुकूमत बनाए और अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक हम लोगों की खिदमत
बिल्कुल मदद कर ठीक, सके। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब, पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में उतरने के लिए अपना एजेंडा जरूर अवाम के सामने रखेगी दीगर पार्टियों के हमरा, लेकिन फैसला अवाम ने करना है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से और खास तौर पर साइफर के हवाले से जो बयानिया सामने आया था, उसके बाद अब बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पीडीएम की इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं, उनकी राय है कि पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए और इसके अलावा भी उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई आईनी तौर पर यह दुरुस्त फैसला होगा और क्या इत्तेहादी जमातें इसमें यकसू होकर बाआवाज़ बुलंद एक ही मुतालबा करेंगी? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस पार्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है या जो सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि यके बाद दीगरे टुकड़ों में तो तकसीम हो रही है, लेकिन उसके हवाले से नित नए तजादात भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयान आने के बाद, यानी कि आज़म खान साहब के एतराफ़ी बयान के बाद, जो कि साइफर के हवाले से दिया गया था, एक नई कॉन्ट्रोवर्सी ने जन्म लिया है। और वो कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो कुछ गुफ्तगू की और उसके बाद अमेरिका के लिहाज से जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसमें आखिर कहाँ तक सदाकत है, और जो बयानिया अवाम के सामने अरसे तक बेचा जाता रहा, आखिर वो बयानिया स्टैंड कहाँ करता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोरल स्टैंडिंग क्या रह जाती है? और इस वक्त की जो इत्तेहादी जमातें हैं जो कि पीडीएम की छतरी तले हैं, क्या वो इस जमात के हवाले से जो कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी चाराजोई होनी चाहिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जो कि अब एफआईए शुरू कर चुका है, तो अब देखना यह है कि आया पीडीएम की ये इत्तेहादी जमातें इस पर यकसू होती हैं और एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक होती हैं या फिर नहीं? इस पर हम बात करेंगे इस सेगमेंट में। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीडीएम की इत्तेहादी जमात जेयूआईफे के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब। हमदुल्ला साहब, सर थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रात भी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि आपकी जमात के कायद हैं, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके हवाले से बड़े संगीन एलिगेशन जायद किए। न सिर्फ सर उन्होंने यहूदी लॉबी का हवाला दिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। मौलाना साहब, सर इससे पहले भी ये बात कई मरतबा कर चुके हैं। अब कल आजम खान साहब के स्टेटमेंट के बाद क्या स्टैंडिंग रह जाती है सर पीटीआई के कायद की आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है, जब कांग्रेस के 66 अरकान इमरान खान चेयरमैन पीटीआई के हक में बोल पड़े, बावजूद इसके कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को बुनियाद बना के और अपने हुकूमत के खात्मे में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और पीडीएम को और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों को अमेरिका का आलाकार ठहराया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। अब उसी अमेरिका के 66 कांग्रेसमैन चेयरमैन पीटीआई के हक में बोल रहा है। सबसे बढ़कर जुल्मी खलीलजाद जो अफगानी है नस्लन, वो अफगानों का कातिल है और मुसलमानों का कातिल है इराक में, वो भी चेयरमैन पीटीआई के हक में बोल रहे हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, पाकिस्तान को डराते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इल्जामात या मुख्तलिफ किस्म के लानतान उन्होंने कोशिश की। और यहाँ आके एक दो बार घंटों चेयरमैन पीटीआई से खुफिया मुलाकातें भी की और अमरीकी सफीर बाकायदा जाके जमान पार्क में और साबिका फवाद चौधरी पीटीआई का उनके घर में जाके, तो फिर इसराइल के मंदूब यूएनओ के प्लेटफार्म पर पीटीआई चेयरमैन के हक में बोल रहा है कि बगैर किसी बुनियाद के गिरफ्तारी, तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जिनसी तशद्दुद, ये बयानिया पाकिस्तान में पीटीआई की चेयरमैन की नहीं है और इसराइल इनके हक में बोल रहा है। अब ये तमाम चीजें सामने रखकर तो मौलाना की बात साबित हो गई कि ये शख्स जो चेयरमैन पीटीआई है, ये पाकिस्तान का एजेंडा लेके पाकिस्तान में सियासत नहीं कर रहा, ये बैरूनी कुव्वतों का एजेंडा लेकर उसकी सियासत कर रहा है, जो आपके सामने मैंने बता दिया। फार्म फंडिंग केस भी आपके सामने। और एक अलग बात आप मुझे इजाजत दे, आपको याद होगा जब इनकी हुकूमत थी और पिछले दिन फयाज हसन चौहान ने भी कहा कि बाकायदा चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर एक खातून पार्लियामेंट, साइमा नामी खातून, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर करारदाद पेश करती है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए
और बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल को, मस्जिद अक़सा को यहूदियों के हवाले किया जाए, फिर अमन आएगा मशरिक़ वस्ता में खुसूसन, फिर उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया में। ये खान साहब के दौरे हुकूमत में ये करारदाद पेश हुई थी। बिल्कुल, ये करारदाद पेश हुई, आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब ये, और इसी खान साहब की हुकूमत ने पहली दफा पाकिस्तान से पासपोर्ट एक यहूदी के लिए इनकी इजाजत से, चेयरमैन पीटीआई की इजाजत से जारी हुआ। अब ये आप मुझे बताएं, इन तमाम शवाहिद को सामने रखकर फिर आप इसको पाकिस्तान का एजेंट कह सकते हैं या पाकिस्तान में बैठ के वजारत उज़्मा के कुर्सी पर। अच्छा हमदुल्ला साहब, सर कथा कलामी की माजरत, सर कथा कलामी की माजरत, बिल्कुल ठीक हमदुल्ला साहब। और फिर से वो डॉक्यूमेंट भी गायब है, वो डॉक्यूमेंट भी गायब है जिसका कल वजीर दाखिला ने हवाला दिया। सर सिर्फ चंद सवाल। सैफर, जहाँ तक आपने सैफर की बात की, ये भी रोज अव्वल पीडीएम की क़यादत बिलखुसूस मौलाना साहब ने कहा कि ये झूठ है। फिर एक कॉल आई जिसमें शाह महमूद कुरैशी, आजम खान और चेयरमैन पीटीआई एक और ये बैठे थे। उस कॉल में एक दूसरे को कहा जाता है, कोई कहता है ये सैफर है, कोई कहता है ये सैफर नहीं है, और खान कहता है कि जो भी है कौम क्या समझती है, हम इसको सैफर बनाकर पेश करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सख्त इनकी सियासत पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए खतरा है। बिल्कुल ठीक। सर आखिरी सवाल, सर आपके ख्याल में आपने खान साहब के बारे में तो कह दिया कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन बहैसियत जमात आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में जगह मिलनी चाहिए कंटेस्ट करने की, या आपको लगता है कि जमात के ऊपर भी पाबंदी हो जानी चाहिए? ये कानून क्या कहता है? अगर कानून की जद में चेयरमैन पीटीआई आता है, अगर कानून की जद में पीटीआई बजाते खुद, वो पीटीआई जिसको चेयरमैन पीटीआई लीड कर रहा है, वरना पीटीआई तो अमली तौर पर तितर बितर हो गई। जितने भी लोग थे वो सारे चले गए, किसी ने पार्टी बनाई, किसी कोई कहाँ चला गया। अगर कानून के जद में आता है फिर कानून को हरकत में आना चाहिए, कानून की गिरफ्त मजबूत से मजबूत होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। JUIFA के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साइफर का जो बयानिया था मफरूजा था, और ये कि यहूदी लॉबी के आलाकार के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता रहा पाकिस्तान में, ये वो तमाम मौक़िफ़ था जो कि JUIFA के रहनुमा और उनकी जमात की राय है। लेकिन इलेक्शन में उतरने से पहले यकीनन वो चाहेंगे कि जमात के हवाले से कोई हतमी तौर पर फैसला ज़रूर किया जाना चाहिए जो इदारे उनके खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद दूसरे हवाले से जानेंगे कि जमात का मुस्तकबिल आखिर क्या है, और जमात के जो रहनुमा हैं उनके गिर्द जो केसेस का घेरा तंग हो रहा है, आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्तों में क्या मुस्तकबिल नजर आ सकता है जमात का पाकिस्तान के मंजरनामे पर, ये उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, लगता यह है कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं, बल्कि भरपूर कार्रवाई चाहती हैं। और आर्टिकल 6 के हवाले आजकल बहुत दिए जा रहे हैं, खास तौर पर साइफर के हवाले से। आजम खान साहब जो कि साबिका वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मंजर आम पर आने के बाद जो स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है, उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई उनके खिलाफ होती है या फिर नहीं। और दूसरा ये कि अगर ये कार्रवाई होती है तो मौजूदा हुकूमत जाते जाते ये कार्रवाई शुरू करवा कर जाएगी, या फिर आने वाली जो निगरान हुकूमत है उसके सर और कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। और इसके ऑब्वियसली इंतखाबात के हवाले से दूररस नताइज भी होंगे, या तो पीटीआई मुकम्मल तौर पर इंतखाबात से आउट हो जाएगी, या फिर पीटीआई बिल्कुल ही आखिरी पोजीशन पर चली जाएगी। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करनी है, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है सीनियर तज्जियाकार मुर्तजा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया है। सर ये फरमाइएगा कि ये जो साइफर के बाद से कल से खास तौर पर डिबेट चल पड़ी है आजम खान साहब के स्टेटमेंट के बाद, साइफर को आए हुए तो सर महीनों गुजर गए थे, लेकिन आजम खान साहब के स्टेटमेंट ने तहलका मचा दिया। लेकिन आप भी जानते थे, हम भी जानते थे कि साइफर के ऊपर खान साहब की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी कि जी इसके ऊपर खेलना है, तो फिर इसको हवा क्यों बनाया गया? और ये जो कार्रवाई की अब डिबेट चल पड़ी है सर, ये कार्रवाई तो फिर बहुत पहले नहीं शुरू हो जानी चाहिए थी? आप ठीक कह रही हैं, कार्रवाई बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें एक जो तकनीकी मसला था वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गए हुए थे और वहां उन्होंने एक हुक्म इम्तिनाई हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी। अभी ये 2 दिन पहले ही वो हुक्म इम्तिनाई खत्म हुआ है, वो एक तरह से इजाजत मिल गई है। लेकिन इस मामले पर जो कार्रवाई है वो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों के बयानात पहले ही कलमबंद हो चुके हैं, जिनमें
سابق امریکی سفیر جو آج کل سیکرٹری خارجہ ہیں اسد مجید، ان کا بیان شامل ہے، جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں سہیل محمود، ان کا بیان شامل ہے، جو سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا بیان شامل ہے، اور جو ان کے وزیر خزانہ رہے ہیں قبلہ اسد عمر صاحب، ان کا بیان بھی شامل ہے۔ تو اب تو باقی صرف جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی رہتے ہیں جن کا بیان ہونا ہے، جن کو انہوں نے 25 تاریخ کو بلایا ہے۔ تو اب معاملہ آگے چلے گا۔ جہاں تک اعظم خان کے بیان کی بات ہے تو اس کی صرف قانونی حیثیت ہے جو کہ 164 کی سر، لیکن سولنگی صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے سب کے نام لیے کہ یہ موٹی موٹی چیزیں تو اس کے اوپر گراؤنڈ ورک کر چکے ہیں، لیکن سر عجیب سی بات نہیں لگتی ہے کہ 2 روز پہلے لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر ختم کرتی ہے، اس کے اگلے دن اعظم خان صاحب جو ہیں وہ آ کے منظر عام پر سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور اس کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی بلکہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ایف آئی اے جو ہے وہ نوٹس بھیج دیتی ہے خان صاحب کو اور ان سے جواب طلبی کرتی ہے۔ تو لگتا نہیں ہے کہ پہلے گراؤنڈ ورک کر لیا گیا اور اس کے بعد یہ ساری چیز شروع کی گئی؟ اور دوسرا سر اس کے ساتھ ضمنی سوال یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کے رہتے ہوئے ہی اس کارروائی کا فل فلیج آغاز ہو جائے گا یا اس میں بھی کچھ وقت لگے گا؟ دیکھیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناعی ختم ہوا اور اس کے 1-2 دن بعد اعظم خان کا بیان آیا، ان تاریخوں کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ اور ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ ہم قیاس آرائی نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود نہ ہو کہ واقعی ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ تو یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے آخری جو سوال پوچھا وہ اہم ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ ایف آئی اے کا جو کام ہے یہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے شروع ہوگا، کیونکہ ابھی 20 دن تو ان کے پاس ہیں 8 اگست تک۔ اب جو قائد حزب اختلاف ہیں انہوں نے بھی تصدیق کر لی ہے کہ ہاں 8 اگست کو ہم اسمبلی تحلیل کرنے والے ہیں۔ بالکل تو یہ شروع کروا کر جائیں گے، لیکن اس کو منطقی انجام تک میرا خیال ہے اگلا سیٹ اپ لے کے جائے گا۔ سر لیکن یہ فرمائے گا کہ اس میں پھر آپ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ اگر کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو منظر سے تو غائب ہو جائے گی پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، انتخابات میں جا سکے گی، یا بالکل اس کے پیج سے ہی ان کو پھاڑ کے الگ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، جس طریقے سے یہ جماعت تاش کے پتوں کی طرح سے بکھرنے شروع ہوئی ہے، آپ چیئرمین پی ٹی آئی سے شروع کریں جو کہ 1.5 دن حراست میں تھے اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، اور پھر جس طریقے سے جس تیزی کے ساتھ لوگوں نے بھگدڑ مچ گئی اس جماعت سے بھاگنے کی، تو یہ تو اگر یہی آثار رہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ کون الیکشن لڑے گا یا نہیں لڑے گا۔ لیکن جو ماضی کی مثالیں ہیں، آپ یاد کریں کہ 1999 میں جب پرویز مشرف نے کو کیا تو اس سے پہلے نواز شریف کو 2/3 اکثریت حاصل تھی 97 کے میں، لیکن جب 2002 میں اکتوبر میں پرویز مشرف نے الیکشن کرائے تو 2/3 اکثریت والی جماعت اس کے پاس قومی اسمبلی میں صرف 19 نشستیں تھیں، 20 تک نہیں بنا سکے تھے۔ بالکل، اور باوجود اس بات کے کہ بہت سارے ان کے جو رہنما تھے وہ ڈٹے رہے، خواجہ برادران ہوں چاہے جاوید ہاشمی ہوں، بہت سارے لوگ، بالکل، تو وہ ڈٹے رہے۔ وہ بھگدڑ ہمیں نظر نہیں آئی، جبکہ وہ عملاً ایک ڈائریکٹ ملٹری رول تھا۔ بالکل، یعنی سر ہمیں سر اس کو تھوڑا سا ٹیمپر کرنا آتا ہے، انتخابات کو، اداروں کو بھی، حکومتوں کو بھی، اور جب جاری ہوتی ہیں حکومتیں گراؤنڈ ورک کر کے جاتی ہے۔ سر فیو منٹ سے میرے پاس میں 2 چیزوں پہ آپ کا ٹیک جاننا چاہوں گی سر۔ ایک تو یہ کہ نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو ہم 16 ستمبر سے پہلے لانے کا رسک نہیں لے سکتے ہیں اور ان کو اس سے پہلے انصاف بھی نہیں مل سکتا۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا جب تک چیف جسٹس کی تبدیلی نہیں ہوگی اس وقت تک نواز شریف صاحب کے آنے کی راہ ہموار نہیں ہو سکے گی کیا؟ جی، میں یہ بات کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف سیاستدان ہیں، وہ یہ سمجھ کے آئیں گے کہ ان کو کس وقت آنے میں ان کو اور ان کی جماعت کو فائدہ ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ جب شاہراہ دستور پہ ترازو والی عمارت کے نگہبان تبدیل ہوں گے تو وہ تشریف لائیں گے۔
बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आखिरी सवाल सर, ये फरमाएगा कि जहां हम एक तरफ इलेक्शंस की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ माह पहले तक जब इंतखाबात होने थे, जो 14 मई का फैसला था, लेकिन उस वक्त हमने बहुत से वजूहात पेश की थी कि जी सिक्योरिटी रीजंस हैं, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो मुताबिद दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। आज भी खैबर के इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है। तो अब इस किस्म की कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए केपी और बलूचिस्तान में खास तौर पर और बिलुमूम पूरे मुल्क में इंतखाबात का माहौल आप देख रहे हैं बनता हुआ? देखें, अभी तो जो हालात हैं वो इतने खराब नहीं हुए हैं, लेकिन ये मजीद खराब भी हो सकते हैं। ये एक खतरा तो मौजूद रहेगा अगर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी बड़े पैमाने पर किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगी, तो फिर जो इलेक्शन की जो सिक्योरिटी है उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन हमने इससे पहले भी इंतखाबात कराए हैं, 2008 के आपको याद होंगे, 2013 बिल्कुल सर, तो भी थी। तो ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है। उम्मीद करनी चाहिए कि अगर 8 अगस्त को भेजते हैं समरी और 10-11 तक होती है तहलील, तो उम्मीद करनी चाहिए कि नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शंस हो जाए। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा सोलंकी साहब हमारे साथ में। यकीनन दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क में फैल जरूर रही है, वाकयात पै दर पै हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतखाबात का इनेकाद बड़ा जरूरी है जमहूरियत के फरोग के लिए, और इसके लिए सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत को मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।